तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे 20 ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, फिर 2-2 मार्क्स के और 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं 31 तक 11 क्वेश्चन एंड केस स्टडी से रिलेटेड हमारे पास 3 क्वेश्चन है, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको देखेंगे एंड 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है। उनमें से एक क्वेश्चन तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों के सामने देखा जाएगा एंड बाकी के क्वेश्चन है जो 3 क्वेश्चन बचते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और 2 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें अथवा में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो कुल मिला के 3 की जगह 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे। पांचों क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसी पीडीएफ है इस वीडियो का, वो भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है बेटा, चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, जो कि ऑप्शन टाइप है। यदि √3 tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान है। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है भाई, यदि √3 tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ से हम tan थीटा का मान निकालेंगे तो tan थीटा क्या आ जाएगी 1/√3। अब ये tan थीटा √3 कितने पर होता है, ये होता है जब थीटा हमारे पास में 30 डिग्री होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। ये आप लोगों को टेबल याद होनी चाहिए, जस्ट 2 सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक है, फिर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। संख्या 1728 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो ऑप्शन में हमारे पास में 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 3, ऐसे ही 2 की पावर 5 3 की पावर 4, ये ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऑप्शनों से हमारे पास में ये तो कंफर्म हो चुका है कि 1728 के 2 और 3 के अलावा कोई और तो फैक्टर है ही नहीं। तो 2 और 3 से ही हमें इसको चेक करना है। सबसे पहले 2 से स्टार्ट कर देते हैं 1728 को करना। 2 से करेंगे तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 1 2 छिक्के 12 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 तिया 6 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12। 2 से फिर करेंगे 2 एकम 2 ना जाने की 0, 2 अट्ठे 16। 2 से फिर करेंगे 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 से ये हमारे पास 27 हो जाएगा। अब देखो बेटा 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 तो आएगा। तो जो 2 की पावर 5 वाले हैं, दोनों खत्म, ये आ चुके हैं हमारे पास। अब जो 27 है इसको भी चलो फर्दर सॉल्व कर देते हैं। बाकी 2 ये हमारे पास में 3 3, तो 2 की पावर 3 भी आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है, ऑप्शन डी गलत हो गया है। ठीक है भाई, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखो, यदि एक एपी में d बराबर -4 है, n बराबर 7 है और an बराबर 4 है तो a का मान क्या होगा। अब हमें a कैलकुलेट करनी है, मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो कैलकुलेट करनी है, क्या आने वाली है। भाई बच्चों, जो चीज हमें दे रखी होती है उसी का हम फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ an के बराबर 4 दे रखी है तो ए एन का ही फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। एन की जगह बेटा देखो 4 दे रखा है तो एन की जगह यहाँ पर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस, जब एन की जगह सॉरी 7 दे रखा है तो एन की जगह जब यहाँ 7 रखेंगे तो 7 माइनस 1 6 हो गया, और डी का मान -4 दे रखा है वो भी रख देंगे, ये 4 हो गया। ए जब इन दोनों की गुना करेंगे तो माइनस का 24 बराबर 4। ये दूसरी तरफ जाके यहाँ से ए के बराबर कितना आ जाएगा भाई, 28 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ए का मान 28, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। दी गई आकृति में समरूपता की कसौटी जिसमें ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर। तो क्या बता रखा है, ए बी सी, यहां से हम चलते हैं तो ऐसे बनाना है ट्रायंगल को।
और पी क्यू आर इनके अकॉर्डिंग क्या बन रहा है? देखो भाई, ये पहली वाली भुजा इसके बराबर दे रखी है, फिर ये बीच वाला एंगल बराबर दे रखा है, और ये वाली चीज बराबर नहीं बेटा, बराबर होता है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं चीजें, ठीक है, सर्वांग सम होती हैं। यहाँ पे हमें समरूप की जरूरत है, तो ये वो दे रखी है हमारे पास में इनका, अगर समानुपात देखा जाए 2.2 अपॉन में 4.4, ये बराबर आ जाएगा 3.5 अपॉन में 7। इससे भी इसे कट करूंगा तो 1/2 आने वाला है, और 3.5 से 7 को कट करेंगे तो ये भी 1/2 आता है, ठीक है। ये दोनों चीजें साइड, जो दो साइड दे रखी है और उन्हीं के बीच का जो एंगल है वो बराबर दे रखा है 50-50। तो साइड एंगल साइड समरूपता नियम से हमारे पास में जो दोनों ही त्रिभुज है समरूप हो जाते हैं। कौन सा ऑप्शन है यहाँ से? ऑप्शन नंबर सी, साइड एंगल साइड, ये करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। त्रिज्या r और ऊंचाई 3r के एक शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, ये तो हमारे पास h दे रखा है और ये r है। शंकु का आयतन क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब देखो 1/3 एज इट इज रहेगा, पाई की जगह पाई आ गया, आर तो आर हमारे पास आर ही है तो आर की जगह आर ही रहेगा, आर स्क्वायर। एच की जगह हमारे पास 3r है, तो ये 3r रखेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आएगा पाई आर, दो तो ये रही, एक ये रही, पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर है, दी गई आकृति BC और BD केंद्र O वाले वृत्त की पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। जो हमारे पास में ये BC और BD है, केंद्र O वाले इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं दे रखी है। वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है जैसा कि यहाँ पे दे रखी है, और OB जो केंद्र से लेकर B की दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है। तो BC प्लस BD दोनों स्पर्श रेखाओं का जो सम आएगा वो कैलकुलेट करना है। बेटा, स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा दोनों की बराबर होती है, तो 2 टाइम BC कैलकुलेट कर देंगे, 2 गुना BC, वही हमारे पास में आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, BC कैलकुलेट करना इजी है क्योंकि यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हमें ये वाली साइड BC कैलकुलेट करनी है जब हमें कर्ण दे रखा होता है और लंब दे रखा है। तो हमें ये आधार कैलकुलेट करना है, BC बराबर अंडर द रूट कर्ण का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर करेंगे माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, 15 15 225 हो जाएगा, माइनस 9 का 81 हो गया, तो इसको हम घटाएंगे तो 144 आ जाएगा, यहाँ से ये 12 आएगा। BC का मान तो बेटा 12 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, अब हमें 2 टाइम BC कहें या फिर BC प्लस BD दोनों ये 12 12 आ चुके हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 12 दूनी 24 आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। बिंदुओं 3,0 और 0,-3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2, x1 क्या, ये सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास 0 है, इसमें से x2 घटाएंगे 3, इसका होल स्क्वायर हुआ, प्लस y2 हमारे पास माइनस का 3 है, y1 घटाएंगे तो 0 आएगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये कैलकुलेट करना है, बस काम खत्म। यहाँ से 0 - 3 आएगा तो -3 ही आएगा, इसका होल स्क्वायर है, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस ऐसे ही -3 में से 0 घटाएंगे तो -3 ही बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 9 आ जाएगा, तो 9 और 9 18 हो जाएंगे। जब इसमें से हमें बाहर निकालना होगा तो ये आ जाएगा 3√2। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट है। 18 को 3√2 ही क्यों कहा गया ये आप लोग देख सकते हो, 2 से 9 बार 3 3, इनका जोड़ा बन गया तो ये तो बाहर आ जाएगा, अंदर रूट बाहर अंदर रह जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। 100 मीटर ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभा भूमि के एक बिंदु से जो खंभे के पाद से 100√3 मीटर की दूरी पर है,
जो कोण बनता है उनकी माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें जो कोण बनता हुआ दिखाई देगा वो कैलकुलेट करना है। जैसा कि ये एक ऊर्ध्वाधर खंभा 100 मीटर का खड़ा हुआ है और इस बिंदु से भूमि के एक बिंदु से जो यहाँ पर एक बिंदु P है, यहाँ से इस पाद की दूरी जो खंबे का पाद है ये 100√3 मीटर दे रखा है। अगर चित्र नहीं भी दे के रखेगा तो आप लोग चित्र बना पाओगे। हमें ये यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो कैलकुलेट करना है। ये इस थीटा के जस्ट सामने वाली चीज होती है वो लंब होती है और नीचे वाली आधार और तिरछी रेखा को हम कर्ण कहते हैं। लंब और आधार का यूज करते हुए कौन सी चीजें बनती हैं? तो tan बनता है या cot बनता है। तो tan थीटा बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास में, लंब अपॉन में आधार हो जाएगा, मतलब 100/100√3। ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा 1/√3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने देखा होगा tan थीटा बराबर 1/√3 था, तो थीटा का मान यहाँ से 30 डिग्री निकाल के आया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आ गया है। वापिस वैसा ही क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 180 डिग्री अधिक है। अगर हम छोटे कोण को x मान ले और बड़ा कोण कितना हो जाएगा, छोटे कोण से 18 अधिक है, मतलब ये हो गया। और संपूरक का मतलब होता है बेटा ऐसे दो कोण जिन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक कोण x हो गया, एक हो गया x+18 और हमें कैलकुलेट भी x+18 करना है। इन दोनों का जोड़ कितना है, 180 है। यहाँ से सॉल्व कर देंगे, x+18 बराबर 180। तो ये हमारे पास में 2x हो जाएगा। यहाँ से बेटा सॉल्व करता हूँ मैं, 2x बराबर 180 में से ये 18 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 62। 2x बराबर 62, x का मान आ जाएगा 81। x का मान तो 81 आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, x+18। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 99। ठीक है बेटा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया है। आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा और वीडियो को देखते हुए आप लोग नोट्स जरूर बनाएं। बिना वीडियो को देखे नोट्स बनाने की कोशिश करोगे जस्ट पीडीएफ में से तो थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आ पाएगा, है ना। मैं वीडियो के साथ में ही ये पीडीएफ डाल दूंगा, तो देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है। द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। विविध कर का मतलब बेटा डी कैलकुलेट करने की बात हुई है, डिस्क्रीमेंट। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इक्वेशन दी हुई है, ए हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू -5 है, सी की वैल्यू -3 है। ये वैल्यूज यहाँ रखेंगे, -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह 2 है और सी की जगह -3 है। 5 पच्चे 25 आ गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 3 24। कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 49। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और छोटा सा ही क्वेश्चन है। दी गई आकृति में है त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप क्या होता है भाई, जो हमारे पास में ABC ये त्रिभुज दे रखा है इसका परिमाप आ जाएगा AB + BC + AC। मतलब इसकी जो तीनों साइड हैं उनका योग ही हमारे पास में परिमाप होता है। और जब हम 10th चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां से हमें एक चीज पता चलता है कि बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं होती हैं जो उनकी लंबाई बराबर होती है। तो जब ए से ये वाली AR और AQ दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं तो दोनों की लंबाई कितनी सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर आ चुकी है। और जब बी से खींची जाएंगी ये BR और BP, इन दोनों की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। और PC और CQ जो ये लंबाई है ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, अब इनकी टोटल लंबाई निकालें तो ये हमारे पास टोटल तो 11 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर आ चुकी है और ये हमारे पास 9 सेंटीमीटर आ चुकी है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 11 + 10 + 9, ये हमारे पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है। दी गई आकृति
मैं ए बी पैरेलल है सी डी, जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल है। ए बी 5 सेंटीमीटर, सी डी 2 सेंटीमीटर। कहाँ गई ए बी? ये ए से लेकर बी 5 सेंटीमीटर दे रखी है, सी डी 2 सेंटीमीटर है और ओ बी 3 सेंटीमीटर है। तो ओ सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहाँ पर है? ये वाली हमें लंबाई कैलकुलेट करनी है। बस जब इस प्रकार का कोई भी फिगर दे रखा हो आप लोगों को, ये हमें देखना पड़ता है कि कौन सा त्रिभुज समरूप है आपस में, कौन सा सिमिलर बन रहा है। तो जब भी इस प्रकार का बनता है तो ये वाला एंगल जब अल्टरनेट एंगल्स हो जाते हैं तो ये इसके बराबर हो जाता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाता है और ये मिड वाला एंगल इस सामने वाले के अपोजिट एंगल्स की तरह बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जैसे इस एंगल के सामने जो भुजा बन रही है और इस एंगल के सामने जो हमारे पास भुजा बन रही है उनका अनुपात निकालेंगे। मतलब ये 5/2 किया जाए, ये बराबर हो जाएगा। हमें निकालनी कौन सी साइड है? ये ओसी साइड निकालनी है। तो इस ओसी साइड कौन से एंगल के सामने है? ये इस डी पे बने हुए एंगल के बराबर है, इस पे। और ये डी पे बना हुआ एंगल इस ए पे बने हुए एंगल के बराबर था भाई। तो ये 3, तो 3/OC, 3/OC ये हमें कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेशन इजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये OC 5OC बराबर 6 और OC बराबर 6/5। ठीक है भाई, ये OC का मान आ गया 6/5 सेंटीमीटर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को अगर एक और इनमें से भी कोई डाटा पूछा होता, इनमें से कुछ भी चीजें दे रखी होती, तो यहाँ पे भी क्या होता, वही मैंने पहले त्रिभुज का 5 लिया था तो 5/2 किया, ऐसे ही बड़े त्रिभुज का ही 3/OC किया, ऐसे ही AO अपॉन में OD भी हो जाता। ठीक है, AO अपॉन में OD। ये बाई सीपीसीटी थ्योरम तो कहते सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं जब वहां पर, तो जब दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं उनका समानुपाती में होती हैं और जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 है। आकृति में किसी बहुपद f ऑफ x के लिए y बराबर f ऑफ x का ग्राफ दिया हुआ है। f ऑफ x के शून्यक कितने हैं? देखो f ऑफ x के शून्यक पूछे हुए हैं तो x देखना है हमें कितने पॉइंटों पर कट कर रहा है ग्राफ। तो कितने पर कट कर रहा है? 1 2 3 4 5, 5 पॉइंटों पर x एक्सिस को कट कर रहा है। तो इसके 5 ही पॉइंट हो चुके हैं। ठीक है भाई, 5 ही शून्यक हो चुके हैं। नेक्स्ट है बहुपद p ऑफ x बराबर 3x² - 5x + 2 के शून्यकों का योगफल। बेटा योगफल कैसे निकलता है? -b/a करके तो योगफल निकलता है। और गुणनफल कैसे निकलता है? c/a। तो यहाँ से और गुणनफल की बात कर रहा है ना, क्रम से क्या क्या आने वाला है। तो योगफल क्या हो जाएगा? -5/3। तो यहाँ -5 रखेंगे बेटा तो माइनस माइनस प्लस होके ये आ जाएगा 5/3 और गुणनफल आ जाएगा 2/3। तो आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट, एक पासी को एक बार फेंका जाता है, विषम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? विषम अभाज्य संख्या की बात हो रही है। तो विषम, पहले तो मैं अभाज्य संख्याओं की बात करूं, कौन कौन सी होती हैं? 2 3 5 होती हैं। तो विषम कौन कौन सी है? इनमें केवल 2 3 और 5 ही विषम है। तो ये हमारे पास काउंटिंग में 2 है, 2/6 आंसर आएगा जिसका मान 1/3 है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट है वो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली आसानी से देखना चाहिए सबसे पहले बच्चों, कि यहाँ पे हमारे पास में अभाज्य संख्या तो पूछा है लेकिन साथ में विषम भी बोल दिया है। तो केवल ये दो डाटा की बात हो रही है। ठीक है ना, इस दो की तो बात हुई नहीं है, ये कट जाएगा, अलग हट जाएगा। आगे है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 के अनुपात में है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? जब भी हमारे पास में त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा हो और उनके परिमाप निकालने हो तो डजंट चेंज, सेम एज इट इज आ जाती है, जो कि ऑलरेडी पहले ही भुजाओं का परिमाप दे रखा होता है। ठीक है भाई,
अगर हमारे पास में क्षेत्रफल कैलकुलेट करना होता, क्षेत्रफलों का परिमाप वो अनुपात कैलकुलेट करना होता, तो इनकी पावर्स चढ़ा देते। क्या हो जाती? 4 का स्क्वायर रेशो 7 का स्क्वायर करके 16 रेशो 49 हो जाता तब तो। ठीक है, अभी के लिए कुछ भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज हो जाएगा। अगर चेंज भी करना चाहो तो पहले त्रिभुज की 4 4 4 4 बार ऐड करेंगे तो 12 आएगा, और इसको 7 7 7 ऐड करेंगे तो 21 आएगा, वापस से कट कर देंगे 3 से तो ये वापस 4 रेशो 7 ही आने वाला है। ठीक है, तो परिमाप का जब अनुपात निकालना हो तो कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज आ जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल के अनुपात के लिए हमें स्क्वायर्स करने पड़ते हैं। ठीक है बच्चा, 7 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी। एक वृत्त दे रखा है, 7 सेंटीमीटर का उसका व्यास है, तो जो इसकी स्पर्श रेखाएं होंगी उनके बीच की दूरी कैलकुलेट करनी है, समांतर स्पर्श रेखाएं। तो समांतर स्पर्श रेखाएं हमेशा एक किसी ना किसी व्यास के दोनों सिरों से ही खींची जाती हैं, तो जितना बड़ा व्यास होगा उतनी ही उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। 7 सेंटीमीटर व्यास है तो 7 ही उन दोनों के बीच की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बामन ताश के पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, इस पत्ते के लाल रंग का होने की क्या प्रायिकता है? तो लाल रंग के पत्ते बेटा 26 होते हैं और टोटल पत्ते 52 होते हैं। जब इनको कैलकुलेट करते हैं तो ये 1/2 आंसर आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और तर्क से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं, बाद में ऑप्शंस को देखेंगे। यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट, रेखिक समीकरण का है 3x प्लस 5y माइनस 4 बराबर 0 है और 15x प्लस 25y माइनस 25 बराबर 0 असंगत है, इनकंसिस्टेंट है, ये बोल रहा है। आगे देख लेते हैं, रेखिक समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का युग्म असंगत है यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ये वाली कंडीशन होती है तो बेटा जो निकाय है वो असंगत होता है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। अब ये चेक करना है क्या ये इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो क्या हो जाएगा, 3/15 है और यहाँ पर हमारे पास 5/25 है और ये है -4/-25। 3 से कट करूंगा तो 1/5 आएगा, इससे कट करूंगा तो ये भी 1/5 आया, इससे तो ये कट ही नहीं हो पाएगा, मतलब ये तो नॉट इक्वल की कंडीशन हुई। 1/5 बराबर 1/5 नॉट इक्वल्स टू 4/25। तो सेम जैसे नीचे तर्क में दे रखा है वैसी ही कंडीशन बन चुकी है, तो दोनों कंडीशंस हमारे पास ठीक है, अभिकथन भी ठीक है और तर्क भी ठीक है। 19वें क्वेश्चन के लिए हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 19वें क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास ऑप्शन ए है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 20वें क्वेश्चन के लिए कि भाई कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। अभिकथन ए क्या कहता है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। सही बात है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनते हैं, लंब होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। आगे, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। स्पर्श रेखाओं की लंबाई भाई एकदम बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। जो दोनों स्पर्श रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई बराबर होती है, हमें पता है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लास में भी बताया था। ये दोनों चीजें सही हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऊपर अभिकथन दे रखा है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, नीचे वाली लाइन से तो क्लियर हो ही नहीं रहा कि उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ से ये चीज तो कंफर्म है कि जो स्पर्श रेखाएं हैं उनकी लंबाई समान होती है, परंतु ये चीज नहीं बोल पा रही है कि उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इट मीन्स दोनों कथन तो ठीक है, परंतु वो उसकी सही से व्याख्या नहीं कर पाता है।
तो इसके लिए ए और बी दोनों सत्य हैं, परंतु आर जो सेकंड रीजन था, तर्क था, वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो 20वें क्वेश्चन के लिए हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये हमारे पास में 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 ट्रिग्नोमेट्री से आया हुआ क्वेश्चन है। गिवन है, मान ज्ञात कीजिए 3/2 tan स्क्वायर 30 माइनस 2 cos स्क्वायर 90 माइनस 1/2 cos x स्क्वायर 30। तो इसका मान हम कैलकुलेट करेंगे भाई नीचे जाके। यहाँ पे कर लेते हैं इसको। 3/2 tan स्क्वायर 30 था, ये हमारे पास दे रखा था, मैंने ऊपर से नीचे उतार लिया है। तो जस्ट हमें टेबल्स में से इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए एंड देन पुट करेंगे और इजीली हम इन्हें कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो 3/2 tan 30 का मान ऊपर भी क्वेश्चन नंबर 1 में भी आया था और क्वेश्चन नंबर 6वां क्वेश्चन कोई था वहां पे भी आप लोगों को देखने के लिए मिला था। तो 1/√3 होता है। 1/√3 इसका स्क्वायर हो गया माइनस 2 cos स्क्वायर 90। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी 0 है, माइनस 1/2 cosec 30 का मान 2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आएगा, 3/2 गुना में 1/3 माइनस इन दोनों की गुना करेंगे 0 माइनस 1/2 इंटू 4, कट करो ये 3 आया, 1/2 माइनस यहाँ से कट करेंगे ये 2, माइनस का 2, तो ये आधा है। इसमें से जब 2 में से घटाएंगे इसे तो 1.5 बच जाएगा, माइनस का 3/2। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, दी गई आकृति में दो समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा ए एम पी हैं, जिन जिन जिनके क्रम से एंगल बी और एंगल एम समकोण है। एंगल बी ये दिख रहा है और एंगल एम ये रहा, दोनों समकोण है। तो हमें सिद्ध करना है ट्रायंगल ए बी सी। कहाँ पर है ए बी सी, तो ये वाला ट्रायंगल ऐसे नाम दिया हुआ है, और ए एम पी तो एक ट्रायंगल ऐसे है इस प्रकार से। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगलों को हमें सिमिलर दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले एक एंगल तो 90 डिग्री दे ही रखा है, और इन दोनों त्रिभुजों में अगर देखा जाए तो जो एंगल ए है दोनों में कॉमन भी आ रहा है। अगर हम एंगल एंगल इस प्रॉपर्टी का यूज कर ले तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एंगल एंगल के बाद में जो थर्ड एंगल होता है वो ऑटोमेटिकली ही सिमिलर आ जाता है, इसलिए हम इसको ट्रिपल ए भी नाम दे सकते हैं या फिर एंगल एंगल समरूपता नियम से। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं नीचे जो भी आप लोगों को दिया है, या फिर इसको तो हम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। दिया है, क्या दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल ए एम पी में एंगल बी और एंगल एम समकोण है। ठीक है बेटा, ये हो गया, और सिद्ध क्या करना है वो चीज लिख देते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी। तो प्रमाण स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से, जिसको हम प्रूफ भी कहते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में क्या हो जाएगा,
त्रिभुज ए बी सी में देखो बेटा, ये जो एंगल हमारे पास में बी पर बना हुआ एंगल है वो एंगल एम पर बने के बराबर है, जो कि 90 डिग्री है, ये दे रखा है। और एंगल ए जो यहाँ पर है, इसी प्रकार एंगल ए जो यहीं पर है, दोनों एक इस वाले त्रिभुज में और एक इस वाले त्रिभुज में क्या है, कॉमन है। तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी के द्वारा दोनों त्रिभुज क्या हो चुके हैं भाई, समरूप हो चुके हैं। ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल, देखो ए से लेकर हम कहाँ गए हैं, 90 डिग्री वाले कोण की तरफ, फिर सी पर, ऐसे ए एम पी की तरफ आएंगे। तो ट्रायंगल ए एम पी, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर है, किसके कारण, एंगल एंगल समरूपता नियम से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 का प्रूफ हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो 23 में ऑप्शन भी दे रखा है, एक 2 नंबर में ऊपर दे रखा है, फिर सेकंड पार्ट दे रखा है इसका 2 नंबर में। इनमें से कोई भी एक आप लोगों को कर देना है, क्योंकि ये अथवा में आया हुआ है। क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 7, -1 तथा -3, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस क्वेश्चन का पार्ट ए हम सॉल्व करते हैं, उससे पहले मैं इसको नीचे वैल्यूज को लिख लेता हूं सॉल्व करने वाली जगह पर। तो यहां से आगे बेटा ये सारी चीजें मैंने नीचे लिख ली है। ये 7, -1 और -3, 4 को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है उसमें एक 2 निर्देशांक है जो कि 2:3 में विभाजित कर रहा है। लाइक यहाँ पर कोई अनुपात है हमारे पास आर, वो पॉइंट है आर जो कि 2:3 में विभाजित कर रहा है इस चीज को। तो इसके हमें कैलकुलेट करने हैं आर के क्या बिंदु है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा वे होता है, इस 3 की मल्टीप्लाई ए वाले कोऑर्डिनेट्स के साथ करनी होती है और इस 2 की मल्टीप्लाई बी वाले के साथ, मतलब आगे वाले की पीछे वाले के साथ करनी होती है और 3 की आगे वाले ए के साथ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में मान सकते हैं, माना आर एक्स कॉमा वाई रेखाखंड ए बी को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है भाई, तो यहां से ये तो हमने स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट करने के बाद विभाजन सूत्र का यूज करेंगे। विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र यहाँ पर क्या कहता है, जो आर की कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें, एक्स कॉमा वाई वो बराबर हो जाएंगे एक्स वाले की एक्स एक्स के साथ, देखो 3 की मल्टीप्लाई इस 7 के साथ करनी है, 3 गुना 7, ऐसे ही इस 2 की मल्टीप्लाई इस 3 के साथ करनी है एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स के साथ में यहाँ पर, प्लस 2 गुना -3, अपॉन में करना होता है इन दोनों का सम, 2 + 3, ये तो x वाले हुए। इसी प्रकार y के 3 की गुना -1 के साथ करनी है, 3 गुना -1 प्लस इस 2 की गुना करनी है बेटा इस 4 के साथ, अपॉन में हमारे पास में आ जाएगा 2 + 3। कैलकुलेशन करते हैं, 7 या 21, ये माइनस आ जाएगा 6/5, कॉमा ये माइनस का 3, 4 दूनी 8/5, यहाँ 15/5 आएगा, कॉमा 5/5 आ जाएगा। इसको जब थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे तो 5 से ये 3 बार कटेगा, ये 1 बार कटेगा। तो हमें यही पॉइंट पूछे हुए थे, अतः जो बिंदु आर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3,1 हो चुके हैं। ठीक है भाई, यही हमारे पास में इसका आंसर आ चुका है। अब जो हमारे पास में सेकंड पार्ट दे रखा था इसका, उसको देख लेते हैं। एग्जाम के अंदर
इन दोनों पार्टों में से केवल एक ही करना है, लेकिन अभी हम दोनों पार्ट्स को देख लेते हैं। y के मान ज्ञात कीजिए, या का या के लिखा हुआ है, जिनके लिए बिंदुओं A3, -1 और 11, y के बीच की दूरी 10 इकाई है। तो इन दोनों के बीच का जो मान है वो कैलकुलेट करना है हमें। सबसे पहले क्या आने वाला है, ठीक है। तो दूरी सूत्र का यूज करेंगे। पॉइंट दे रखे हैं 3, -1 और 11, y। दूरी सूत्र से इसका जो बी पार्ट है अथवा वाला, दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा भाई, जो 10 यूनिट इकाई दे रखी है वो किसके बराबर दे रखी है, इसका हम मॉड भी लगा सकते हैं। अंडर द रूट 3, -1 दे रखा है यहाँ पर हमें, 3, -1 और 11, y। 11 में से 3 घटानी है और y में से ये -1 घटाएंगे तो y + 1 हो जाएगा, और 11 - 3, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 11 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर। तो अंडर द रूट 11 में से 3 जाएंगे तो 8 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 हुआ, प्लस इनका करेंगे तो y स्क्वायर + 1 + 2y, इसका स्क्वायर। यहाँ पर 10 मॉड में दे रखा है, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 हो जाएगा। ये मॉड है बेटा, ठीक है ना। 10 का स्क्वायर 100 हुआ, ये y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 65, तो y स्क्वायर प्लस 2y प्लस ये 100 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं। जब 65 को घटाएंगे 100 में से तो ये आ जाएगा 35, बराबर का 0 आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको जब तोड़ूंगा तो 7 और 2 में टूट जाएगा, सॉरी 7 और 5 में टूट जाएगा ये। 7 ऊपर ना 35 होता है, और इन दोनों को जब घटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे घटा का निशान लगा हुआ है, इन दोनों को घटाने पर 7 भी आ जाएगा, ये 2 भी आ जाएगा मिडिल वाला, ठीक है। तो इनको तोड़ देते हैं। y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 5y माइनस 35 बराबर 0। y कॉमन ले लेंगे, y + 7, यहाँ से लूंगा 5, तो y + 7 बराबर 0, y - 5 y + 7 बराबर 0। तो y के बराबर एक तो 5 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। y के दो मान कैलकुलेट हुए हैं, जिनके लिए जो दिए हुए दो पॉइंट्स A और B हैं उनके बीच की दूरी हमारे पास में 10 इकाई आ जाएगी, या फिर बोले तो 10 यूनिट आ जाएगी, ठीक है। लास्ट में लिख देना है, अतः y के बराबर 10 और ये सॉरी 7 और 5 और -7 आंसर है, ठीक है। यहाँ पे निकाले हैं अभी हमने, y के बराबर 5 और -7 है। अब हमारे पास में नेक्स्ट है, जो कि क्वेश्चन नंबर 24 है। काफी इजी और अच्छा क्वेश्चन है ये, चैप्टर नंबर 1 से आया हुआ है, चैप्टर नंबर 1 का। ये दोनों क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 7 से आए हुए थे, और इससे ऊपर वाला क्वेश्चन आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 से आया हुआ था, और वो चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को एग्जाम के लिए यही इसी टाइप के क्वेश्चन से पैटर्न है, उसी टाइप से एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा। ये 8 से है, और ये चैप्टर नंबर 6 से है। 2 नंबर का आप लोगों को यहाँ से इन्हीं चैप्टरों में से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सैंपल पेपर है ये। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, अभाज्य गुणनखंडों का प्रयोग करके 92 और 510 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 92 और 510 का हमें अभाज्य गुणनखंड कैलकुलेट करना है।
फिर एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट कर देते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 24, 92 और 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 23 से करेंगे तो एक बार आ जाएगा। फिर इसको भी ऐसे ही करेंगे 2 से। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर ये 3 से तो नहीं हो पाएगा, 5 से करेंगे डायरेक्ट। 5 नाम 45, 5 एकम 5। 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21। फिर 13 से करेंगे तो एक बार। अब यहाँ पर जो दोनों में कॉमन आएगा वो तो एलसीएम हो जाएगा, और एचसीएफ कॉमन के साथ में जो हमारे पास में बाकी के बचे हुए हैं उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो एचसीएफ लिखने से पहले सबसे पहले हम लिखेंगे 92 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 गुना में 23। 510 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुना में 5 गुना 7 गुना 13। एचसीएफ लिखेंगे सबसे पहले। एचसीएफ बराबर, कॉमन क्या आ रहा है बेटा, 2 कॉमन आ रहा है, और केवल 2 ही आ रहा है। 2 की पावर 1 नहीं, 2 की पावर 2 नहीं आ रही, 2 की पावर 1 आ रही है। जो छोटी पावर है वो लेते हैं दोनों में। दोनों में 2 कॉमन है और उसकी भी छोटी पावर लिखेंगे। तो 2 की पावर 1 को हम 2 ही आंसर कह देंगे। ये एचसीएफ आ चुका है। और एलसीएम की बात करें तो हाईएस्ट पावर जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लिखो 2, और बाकी को एज इट इज गुना कर दो जो कॉमन नहीं है। 5 गुना 7 गुना 13 गुना 23। 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 5 गुना 13 सत्ते 91 गुना 23 हो गया। यहाँ 5 चौक 20 गुना, इन दोनों की आपस में जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 3 एकम 3, 9 तिया 27 और 2 एकम 2। ये हमारे पास बेटा 29 हो जाएगा। 29 का 9 का लिखेंगे, और 9 दूनी 18, 18 प्लस ये 2 जो हासिल बचे हैं 20 आ गया। तो ये हमारे पास 2093 हो चुका है। इन दोनों के आपस में जब गुना करेंगे तो 10, ये पीछे वाला जीरो तो आ जाएगी, 2 से गुना कर देंगे। 2 तिया 6, 2 नाम 18, 2 दूनी 4। ये हमारे पास हो चुका है 41,860। इसका एलसीएम आ चुका है आंसर। ठीक है बेटा, अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेंगे, या फिर या तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है या इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे संगत या असंगत पूछा हुआ है क्या है, लेकिन एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि संगत या असंगत बता दे, उनमें से कोई भी एक वेरिएबल जो यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है उसमें से उसकी जगह p दे देगा, फिर उसे कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ए। इन दोनों में से एक ही करना है, ए या बी में से। एक्स और वाई के लिए हल कीजिए। एक्स और वाई क्या आएगा वो कैलकुलेट करना है। यदि एक्स प्लस वाई बराबर 6 है और 2x माइनस 3y बराबर 4 है, तो इक्वेशन दे रखी है, लिख लेते हैं बेटा नीचे। अब इस क्वेश्चन को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। नीचे मैंने यहाँ लिख लिया है। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए इसे हमें पहले कोफिशिएंट्स को सेम बनाना पड़ता है। या तो x के कोफिशिएंट को सेम बना लो या y के कोफिशिएंट को। तो यहाँ पर हम x के कोफिशिएंट सेम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ x के सामने 1 है और यहाँ पर 2 है। तो नीचे वाले में इक्वेशन में हम 1 की मल्टीप्लाई करें तो 1 की तो कोई नीड ही नहीं है, और ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यही लिखेंगे। समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने के बाद क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 12। इक्वेशन नंबर बेटा ये थर्ड आ चुकी है। अब सेकंड इक्वेशन को एज इट इज रख देंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो एज इट इज आने वाली है।
सेकेंड। जैसे ही हमारे पास में 2x आ चुका है तो इनको हमें कैंसिल आउट करना है। कैंसिल आउट करने के लिए साइन चेंज करने पड़ेंगे, नीचे वाले के घटाना पड़ेगा, ये कट जाएंगे। ये दोनों 5y हो गया। इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो ये 8 आ चुका है। y का मान आया 8/5। इस y के मान को इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इस y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 8/5 बराबर 6। ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ले जाके सॉल्व कर लेते हैं। 6 माइनस 8/5, एलसीएम लेंगे तो 5 आया, 5 6 30 माइनस 8, आंसर आ जाएगा बेटा 22/5। एक्स का मान यहाँ से 22/5 आ चुका है और y का मान 8/5 आ चुका है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया है। मात्र इतना सा ही सॉल्यूशन था। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट नंबर सेकंड है। ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है। तो बेटा असंगत के लिए तो हमारे पास में इनकंसिस्टेंट बोला हुआ था, जो 19वां क्वेश्चन नंबर 19 था, उसके अंदर आप लोगों को वो दे रखी थी, एक स्टेटमेंट दे रखी थी, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अगर इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हमारे पास में जो गिवन इक्वेशन है वो असंगत है, अदरवाइज वो संगत होने ही वाली है। ठीक है, तो संगत होने के लिए दो कंडीशंस होती हैं, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, एंड थर्ड वन होती है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू, सॉरी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये तीनों कंडीशन होती हैं। अगर लास्ट वाली टू कंडीशन जो मैंने अभी बोली हैं वो सेटिस्फाई होती हैं तो वो संगत होता है, और यदि थर्ड वाली को सेटिस्फाई करता है तो वो असंगत होता है। यहाँ से सबसे पहले मैं लिखूंगा जो चीज़ दे रखी है, फिर a1/a2 कैलकुलेट करना है, फिर b1/b2 कैलकुलेट करना है, देन c1/c2 कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, ये हमने यहाँ पर लिख लिया है जो चीज़ दे रखी थी। यहाँ से बेटा a1 निकालेंगे तो वो आ चुका है 5, b1 देखें तो वो -3 है, c1 देखें तो वो 11 है। इसी प्रकार a2 की बात करूँ तो -10 है, b2 की बात करें तो 6 है, और c2 की बात करें तो वो 22 है। a1/a2 5/-10 कैंसल आउट करता हूँ तो ये आएगा -1/2। ऐसे ही b1/b2 निकालने की कोशिश करते हैं तो -3/6 कट किया तो ये भी -1/2 आया। ऐसे ही c1/c2 कैलकुलेट किया तो 11/22, 11 दूनी 22, ये आया 1/2 आया है, माइनस नहीं है, 1/2। तो यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये हमारे पास में जो मैंने फर्स्ट वाली कंडीशन बोली थी, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता है, असंगत वाली कंडीशन को। तो इक्वेशन 1 और 2 यहाँ पर असंगत है। इक्वेशन 1 और 2 असंगत है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। या तो आप लोग इसका ये सेकंड पार्ट सॉल्व कर सकते थे, या फिर इसका जो फर्स्ट पार्ट दे रखा था ये भी सॉल्व कर सकते थे। इन दोनों में से कोई भी एक सॉल्व करना है। और इससे पहले आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ एलसीएम कैलकुलेट करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये अभाज्य गुणनखंड किए, इसके 92 के अभाज्य गुणनखंड ये हो चुके हैं, 2 की पावर 2 गुना 23, और 510 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 1 गुना 5 गुना 7 गुना 13। फिर यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ हम इजीली कैलकुलेट कर पाए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर
जो 23 था वहां पे भी 2 क्वेश्चंस थे अथवा में, या तो एक ऊपर वाला क्वेश्चन करो या नीचे वाला क्वेश्चन करो, दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, एग्जाम में कोई भी देखा जा सकता है। और क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों का 8th चैप्टर से था, काफी इजी क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन नंबर 22 था वो 6th चैप्टर से था। ठीक है बेटा, ये बाकी के क्वेश्चंस हमारे पास में 3rd चैप्टर से हैं, जो ये चैप्टर नंबर 3rd से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये वाला सेक्शन 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस का स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसके लिए अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस दे रखा है, तो वो इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन नंबर 26 और 27 को नीचे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया है आकृति, आकृति में जो हमारे पास में DE कहाँ पर है, DE ये रहा, DE समांतर है या पैरेलल है EC की। तो जो दो साइडें आपस में पैरेलल हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल है, और DF पैरेलल है AE। तो यहाँ से हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC। काफी इजी क्वेश्चन है। तो आप लोग सबसे पहले जब क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो ये आप लोग ये चित्र बना दोगे, दिया है मैं ये लिख दोगे, दिया है, क्या चीज लिखोगे, यहाँ से आगे वाला ये सारा कुछ दे ही रखा है, DE पैरेलल है AC और DF पैरेलल है EE, ये AE, ये चित्र बनाओगे और सिद्ध कीजिए की जगह सिद्ध करना है यहाँ लिख देंगे, सिद्ध करना है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम प्रमाण स्टार्ट कर देते हैं, दिया है, बाकी चीजें आप लोग इजीली लिख पाओगे। बेटा जब हमारे पास में त्रिभुज, कौन से त्रिभुज की बात करें हम, ABC त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, ABC त्रिभुज के अंदर जो DE और AC ये समांतर दे रखे हैं, DE पैरेलल है AC। अब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय है, जो जिसको हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, वो कहती है कि जो दो भुजाएं आपस में पैरेलल होती हैं, वो जो थर्ड भुजा के, जैसे इस भुजा के पैरेलल ये वाली भुजा खींची गई है DE, एक लाइन खींची गई है, तो ये जहां जहां कट करती है, ये D पे कट कर रही है और E पे कट कर रही है, जिस जगह कट कर रही है उनको बराबर अनुपात में कट करेगी। लाइक यहाँ से क्या हो जाएगा, BD अपॉन में DA बराबर BE अपॉन में BC, ये लिख देंगे, ये BD अपॉन में DA बराबर BE अपॉन में EC। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली त्रिभुज कौन से में बेटा, इस वाले त्रिभुज की बात करें, छोटे वाले में BAE, इस वाले त्रिभुज में क्या दे रखा है, जो DF है ये पैरेलल दे रखी है AE से, DF समानांतर है AE, यहाँ पे लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। ठीक है बेटा, ऐसे ही यहाँ पे सिमिलरली हमारे पास आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा, यही BD अपॉन में DA बराबर, तो देखो ये वाली जो DF है ये भी तो बराबर में कट करेगी ऐसे ही, तो BF अपॉन FE। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की जब हम लेफ्ट साइड को देखेंगे तो वो दोनों बराबर है, इस प्रकार इनकी लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी बराबर हो जाएगी। तो BF अपॉन में FE बराबर BE अपॉन में EC, यही हमें प्रूफ करना था, यहाँ पे हो जाएगा हेंस प्रूफ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 का जो ए पार्ट है वो आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड वाला पार्ट है वो भी काफी इजी है।
इसी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का हमें यूज करना है। इसमें भी क्या दे रखा है, चतुर्भुज एबीसीडी के दिया है, मैं लिख देंगे दिया है चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन OD। ये है, तो हमें दर्शाना है या दर्शाइए या सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है। चतुर्भुज ABCD एक समलंब है, दर्शाइए कि या फिर सिद्ध कीजिए कि ये वाला। तो ये वाली चीज आप लोग दिया में लिखोगे, ये सिद्ध करना है। अब प्रमाण स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे AO अपॉन में BO ये वाली चीज दिख रही है, एंड इसी प्रकार CO ये वाली चीज है अपॉन में DO। तो जब भी आप लोगों का ये समलंब आ जाता है, तो यहाँ से अगर हम एक पैरेलल लाइन खींच रहे हैं जिसको OF कह सकते हैं हम, किसके पैरेलल खींची जा रही है ये, किसके पैरेलल खींची जा रही है बेटा, ये हमारे पास में इस AB के पैरेलल एक OF खींची जा रही है। अब हम इस चीज को इसके पैरेलल और दिखा देंगे, देन इजीली हमारे पास में आंसर आने वाला है। ठीक है, चतुर्भुज की अगर AB पैरेलल हो जाएगी DE के, अगर दो आमने सामने की साइडें पैरेलल हो जाती हैं तो कोई भी चतुर्भुज समलंब बन जाता है। अब हमें यही चीज दिखानी है। सबसे पहले हमारे पास में अगर इस वाले त्रिभुज की बात करूं मैं, क्योंकि यहाँ पर जो OF है वो पैरेलल है AB, त्रिभुज ABC में OF पैरेलल है AB। यदि OF AB के पैरेलल है तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, OC या फिर CO अपॉन में OA बराबर CF अपॉन FB। ठीक है, अगर ये वाली चीज इसके पैरेलल है तो ये वाली कंडीशन तो एक आ चुकी है। ठीक है, अब यहां से हमारे पास में जो CO अपॉन AO है, CO अपॉन OD लिखी हुई है, या फिर जो ये वाली चीज दे रखी है इसको मैं थोड़ा सा अगर इंटरचेंज करूं, जो दिया है मैं यहीं पे हम एक चीज लिखेंगे बेटा, इस चीज को इस OD को ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पर, या फिर हम कहें इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। CO नीचे लेके आ जाता हूँ, BO यहाँ पे लेके आता हूँ। AO अपॉन CO बराबर BO अपॉन OD। वो चीज दे रखी है तो ये भी गिवन में ही लिखेंगे, है ना। AO अपॉन CO, और हमारे पास में देखो CO ऊपर है AO नीचे है, तो इसको भी हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ऊपर नीचे कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारे पास में इस AO और DO को आपस में चेंज कर देते हैं तो ये भी चेंज हो जाएगी। लाइक OD अपॉन BO बराबर CO अपॉन AO। तो CO अपॉन AO, CO अपॉन AO ये चीज हमें दे रखी है, इसकी जगह हम OD अपॉन BO लिख देंगे। ठीक है बेटा, यहाँ से OD अपॉन BO बराबर CF अपॉन FC। ठीक है, क्योंकि मैं वही चीज लिख देंगे, क्योंकि OD अपॉन BO बराबर CO अपॉन AO वो दिया है ऊपर, वहां से ये थोड़ा सा मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। एक क्वेश्चन आप लोगों का ऐसा है जो क्वेश्चन नंबर 9 है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करनी पड़ती है, वहां पे डायरेक्ट हमें कुछ इसी टाइप का ऑलरेडी दे के रखता है। कई बार ये ऑलरेडी दे के भी रख सकता है, ये भी दे सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपस में। तो जब हमारे पास में, अब देखो इन चीजों को देखते हैं कहाँ पर है। ये हमारे पास है OD अपॉन में BO,
सी एफ कहाँ पर है, ये रहा सी एफ अपॉन में एफ सी, ये एफ बी है बेटा, ये एफ बी है, ये रहा सी एफ अपॉन में एफ बी। अब इस वाले त्रिभुज के अंदर ये वाली हमारे पास में डी ओ अपॉन में बी ओ बराबर सी एफ अपॉन में एफ बी, ये हमारे पास में जो ऊपर हमने लगाई थी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। अब यहाँ पे ये वाली चीज ऑलरेडी दे रखी है, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम लग जाएगा इधर। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से, तो बेटा विलोम से क्या हो जाएगा, जो ओ एफ है वो पैरेलल हो जाएगा डीसी के, ओ एफ पैरेलल है डीसी। ठीक है, ये हमने मान ली थी पहले, जो ओ एफ है प्रमाण के लिए हमने यहां पर हमें लिखना है बेटा, यहां पर माना, माना या फिर हम रचना भी कर सकते थे, यहाँ पे एक रचना लिख सकते थे, रचना ओ एफ पैरेलल है ए बी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, इसको हम सेकंड मान लेंगे, या फिर सेकंड तो मानने की जरूरत भी नहीं है, इसको इजीली यहीं से डायरेक्ट दिख ही रहा है। जब ये, अब देखो इसको मानते हैं सेकंड, ओ एफ पैरेलल डी सी के है और ओ एफ पैरेलल ए बी के है। समीकरण 1 और 2 को जब हम देखेंगे तो ए बी पैरेलल हो जाएगा डी सी के। जैसे ही ए बी डी सी के पैरेलल है तो हम लिख देंगे हेंस चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक है बेटा, यहाँ से आप लोग इजीली नोट्स भी बना पाओगे, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वही आप लोगों को नोट्स में उतार लेनी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 7√2 एक अपरिमेय संख्या है और दिया है √2 कैसा है, एक परिमेय संख्या है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या वो दिया है, और इसको हम रिवर्स मेथड से मानेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। इसने अपरिमेय प्रूफ कराया है तो हम इसे परिमेय मान लेंगे। ठीक है, करते हैं बेटा 26 को सॉल्व। दिया है सबसे पहले तो √2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ये चीज हमें दे रखी है और प्रूफ करना है, टू प्रूफ या फिर सिद्ध करना है 3 + 7√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है, तो स्टार्ट कर देते हैं बेटा प्रूफ। माना 3 + 7√2 एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या हो जाती है तो इसको हम 3 + 7√2 बराबर P अपॉन Q लिख सकते हैं, जहां पर P, Q सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक मतलब सहअभाज्य इंटीजर है, ये भी कह सकते हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ बोथ साइड 3 से सब्सट्रैक्ट कर देना है, दोनों तरफ से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे। बोथ साइड 3 घटाने पर, बोथ साइड की जगह बेटा हम लिखेंगे इसे दोनों तरफ, है ना, हिंदी में करते हैं दोनों तरफ। 3 घटाने पर, तो 3 यहाँ से घटाऊंगा तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, इधर घट के आ जाएगा 7√2 बराबर P अपॉन Q -3। या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं, इस 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब इसी प्रकार ये 7 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, या फिर इस 7 को हम इधर हम डिवाइड में लेके आ जाएंगे। क्या हो जाएगा, √2 बराबर P अपॉन
ये 7 हो जाएगा, इसके भी बड़े में आ जाएगा, और ये 3/7 ये भी आ जाएगा। तो राइट साइड हमारे पास में हो चुकी है P/7Q माइनस 3/7। तो यहाँ से यहाँ पर P, Q पूर्णांक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, P/7Q माइनस 3/7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हम कह सकते हैं। अगर हमने P और Q को परिमेय माना है तो P और Q को सहभाज्य पूर्णांक माना है तो P/7Q माइनस 3/7 एक परिमेय संख्या है। परंतु या फिर हम कहें इसलिए √2 एक परिमेय संख्या हो जाता है। परिमेय संख्या अगर ऐसा है जो यहाँ पे ऊपर लिखा है तो इसलिए √2 एक परिमेय संख्या आ गया, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये तो हमें पता ही है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए बाय कॉन्ट्राडिक्शन 3 + 7√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन को हम हिंदी में विरोधाभास भी कहते हैं। विरोधाभास से ये प्रूफ होता है। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद अब हम 27 पर हैं। दिया है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक हो तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक α+1 और β+1 ये हो। सबसे पहले ये जो बहुपद दे रखा है इसके हम शून्य कैलकुलेट करेंगे, एंड देन जो जो शून्यक आएंगे उनमें एक एक जोड़ के हम इक्वेशन बनाएंगे न्यू। ठीक है, तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिख देते हैं नीचे। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा था x² + 3x + 2 = 0। ये एक बहुपद है, इसके हम शून्य कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दो के फैक्टर करने पड़ेंगे, और कैसे फैक्टर होंगे दो के, तो दो के फैक्टर 2 गुना एक ही हो सकता है, और इन दोनों को जोड़ने पर 3 आ रहा है, मध्य वाले के बराबर आ भी रहा है तो ओके है। तो हो जाएगा x² + 2x + x + 2 = 0। तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, x + 2, यहाँ से 1 आएगा तो x + 2 = 0। x + 2 आ गया अलग ब्रैकेट में, x + 1 एक अलग ब्रैकेट में, x + 2 = 0 हो गया, x + 1 = 0 हो गया, x बराबर -2 एंड x बराबर -1। अब यही चीज हमारे पास एक रूट को अल्फा माना हुआ था और एक रूट को बीटा माना हुआ था। तो मान लेंगे, माना अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -1। अब अल्फा +1 करना है तो -2 + 1 करेंगे, कितना आ जाएगा -1। अल्फा +1 तो आ गया -1, और बीटा +1 करेंगे तो -1 + 1 = 0। एक रूट हमारे पास में बीटा +1 आ चुका है 0, और एक रूट आ चुका है अल्फा +1 -1। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, तो इनको हम न्यू रूट्स मान सकते हैं कि ये माना अल्फा +1 = गामा एंड बीटा +1 = डेल्टा। दो रूट्स हैं हमारे पास में, गामा और डेल्टा। देन एक इक्वेशन, अब समीकरण क्या बन जाएगा, x² माइनस गामा प्लस डेल्टा x प्लस गामा इंटू डेल्टा, इन दोनों की गुना करेंगे वो 0 के इक्वल रखेंगे। तो x² माइनस
गामा प्लस डेल्टा मतलब अल्फा प्लस 1 जो भी आ रहा था -1 वो लिखेंगे, डेल्टा की जगह 0 है तो वो ऐड किया और इन दोनों की गुना करेंगे, -1 इंटू 0 बराबर 0। एक्स स्क्वायर ये सॉर्ट आउट करेंगे तो प्लस का एक्स आ गया और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो आंसर आ चुका है x प्लस एक्स बराबर 0। तो यही हमें कैलकुलेट करनी थी। न्यू इक्वेशन क्या आने वाली है जिसके रूट अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 हो। इसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब 29 की तरफ चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 6 चैप्टर वाले क्वेश्चंस का यूज करते हुए इसे हम सॉल्व करेंगे। वैसे ही 6 चैप्टर क्या, 9th क्लास के अंदर जो चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कॉन्ग्रुएंसी, उसका यूज करते हुए इसे सॉल्व करेंगे आरएचएस रूल का। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करना। यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सबसे पहले एक सर्कल बना दिया, इसके ऊपर स्पर्श रेखाओं की लंबाई ये टी बना देते हैं, इसको टी पी और टी क्यू। ये सेंटर ओ हो गया, ये रेडियस हो जाती है। रेडियस के यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है और इसको हम अगर केंद्र से मिला दें। अब बात कर लेते हैं, दिया है लिख सकते हैं, दिया है में वही मानेंगे हम, माना केंद्र ओ वाला वाला एक वृत्त जिस पर टीपी और टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है भाई, ये चीज हमारे पास में दिया में डाल दिए हैं और सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हम लोगों को, जो हमारे पास में टीपी बराबर टी क्यू, स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो बराबर है, ये चीज हमें सिद्ध करना है। प्रमाण स्टार्ट करते हैं। तो प्रमाण के लिए दोनों त्रिभुजों में बात करेंगे, त्रिभुज नंबर ऊपर वाला और त्रिभुज ये नीचे वाला। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, समरूप दिखाना है, सॉरी सर्वांग सम दिखाना है। जैसे ही सर्वांग सम दिखा पाएंगे तो जो साइडों की लंबाई हो जाएगी ये टीपी और टीक्यू बराबर हो जाएंगे। देखते हैं, त्रिभुज टीपीओ और त्रिभुज टीक्यूओ में क्या हो जाएगा, एक एंगल देखो ऊपर वाले में एंगल पी पे बना हुआ एंगल है, जो एंगल टीपीओ बराबर है एंगल टीक्यूओ, ये 90 डिग्री है। क्यों है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर दोनों त्रिभुजों के अंदर टीओ ये दोनों में कॉमन है, टीओ बराबर टीओ कॉमन बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ कह सकते हैं, उभयनिष्ठ। ये दोनों में हमारे पास में कॉमन आ चुका है। तो जैसे ही हमारे पास में एक साइड किसी भी साइड इक्वल आ जाए और एक एंगल बराबर आ जाए तो हम आरएचएस से त्रिभुज टीपीओ सर्वांग सम है त्रिभुज टीक्यूओ, आरएचएस सर्वांग सम रूल से, सर्वांग सम नियम से। ठीक है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जो कोई भी दो समकोण त्रिभुज होंगे वो समरूप होते हैं यदि उनके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है और एक साइड उभयनिष्ठ या फिर एक साइड उन दोनों में बराबर आ जाती है।
ठीक है। और सॉरी 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 एक साइड नहीं बेटा, एक और चीज है, दो साइड हमारे पास में होनी चाहिए। लाइक एक तो कर्ण होना चाहिए जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस की बात करते हैं, और एक हमारे पास में कोई भी साइड होती है, एक हमारे पास में कोई भी साइड होती है और एक एक हमारे पास हाइपोटेनस होता है। तो ये तो जो टीपी है वो हाइपोटेनस हो चुका है, और यहाँ पर एक रेडियस और दे रखी है ओपी बराबर ओ क्यू। ठीक है, ये रेडियस है या फिर त्रिज्या कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें हो जाती हैं, एक तो एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, और एक कर्ण हो जाता है जिसको हाइपोटेनस कहते हैं, और एक साइड आपस में जब बराबर हो जाती है जी, तो बाई आरएचएस नियम के अकॉर्डिंग तो हमारे पास दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाते हैं। ये तीनों चीजें हैं, अभी रह गया था उसके लिए माफी चाहता हूँ। जैसे हमारे पास दो त्रिभुज सर्वांग हो जाते हैं, देन बाई सीपीसीटी थ्योरम से किसी भी दो सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ से संगत भाग की बात करें तो टीपी तो टीपी के बराबर ही है, और ये दोनों रेडियस आपस में बराबर है संगत भाग में, इसी प्रकार टी क्यू और ये टीपी भी बराबर हो जाएंगे, इसलिए टीपी बराबर टी क्यू, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, आशा करता हूं समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, यदि बिंदु Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 तथा R x, 6 से एक समान दूरी पर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरी PR भी ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें x का ही मान ज्ञात करना है। जो बिंदु Q है इस P से और इस R से समान दूरी पर है। मतलब अगर मैं ये QP निकालूं और QR कैलकुलेट करूं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं, तो वो दोनों समान दूरी आएगी। उन दोनों को हमें इक्वल रखना होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं जो दे रखा है उन्हें मैं नीचे रख के एक चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बेटा, जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ था, बिंदु Q का जो डिस्टेंस है R से और P से वो दोनों बराबर है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें QR निकालना है और QP कैलकुलेट करना है, उन दोनों को इक्वल रखना है। पियर्सन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम दिया है लिख देंगे बेटा, क्या दे रखा है, दिया है, ये चीज एक चित्र बना सकते हैं। Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x, 6 से एक समान दूरी पर है, एक समान दूरी पर है, ये चीज लिख सकते हैं। तो क्यू पी कैलकुलेट करेंगे और क्यू आर कैलकुलेट करेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे। क्यू पी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से अंडर द रूट 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से किया तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड -3 - 1 का स्क्वायर, ये आ चुका। ऐसे ही x माइनस 0 का स्क्वायर एंड 6 - 1 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ जब हम स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वेयरिंग, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पर आ जाएगा 5 माइनस 0 मतलब 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। इनको मैं लिख देता हूँ एक बार स्क्वायर में, यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 आया, 4 चौक 16 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25, 25 से 25 कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर 16 आया। तो x का मान यहाँ से आ जाएगा बेटा ±4, जब विच इम्प्लाइज यदि x बराबर 4 है तो r हमारे पास हो जाएगा 4,
6। तो जब r के बराबर 4 हो गया तो हमें पी आर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर पी आर कैलकुलेट कर देंगे। x की जगह तो हम 4 रखेंगे, तो देखो यहाँ पे एक जगह 4,6 हो जाएगा, एक आएगा -4,6। जब हमारे पास ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। 4 - 5 का होल स्क्वायर और 6 - 3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस में 3 का होल स्क्वायर। ये -1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस में 81। ये आ चुका है √81, ये 82 आ चुका है आंसर। और यहीं यदि x बराबर -4 है तो r का मान हो जाएगा -4,6 और p हमारे पास है ही वो 5,-3। ठीक है, तो यहाँ से वापस पी आर कैलकुलेट करेंगे तो 5 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस -3 और माइनस का 6 होल स्क्वायर। 9 का स्क्वायर प्लस ये भी हमारे पास में -9 का स्क्वायर है, ये 81 हुआ प्लस ये भी 81 हो जाएगा। 81 81 162 हो जाएगा, या फिर इसको सॉर्ट आउट करें तो 81 एक 81 ये रहा, एक 81 ये, तो दोनों की गुना यहाँ से 9√2 ये भी आंसर हो जाएगा। और इसको भी सॉर्ट आउट करना चाहो तो ये भी 9√2 आने वाला है। ठीक है बेटा, ये यहाँ से x के 2 मान निकले थे और उन दोनों मानों को रखने के बाद में हमारे पास में 2 वैल्यूज आ रही है आंसर फाइनल। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिद्ध कीजिए cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a बराबर 2 sec a। ये आज ही मैंने आप लोगों को, सॉरी कल आप लोगों को मैंने क्लासरूम के अंदर भी कराया था ये वाला पोर्शन। ये वाला ही क्वेश्चन था सेम। इन दोनों में से भी एक ही क्वेश्चन करना है। अथवा का क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क्स में, काफ़ी इजी था। लेफ्ट साइड हमने स्टार्ट करी थी और दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व किया था। तो हम स्टार्ट कर देते हैं इसको टेकिंग करके एलएचएस साइड cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए। सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 31 का ए पार्ट, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। तो इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ई प्लस ऐसे ही हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसको यहाँ पे कर देता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस इनका होल स्क्वायर वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा। आगे पीछे लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के बराबर हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। ये दोनों मिलके आपस में 2 बन जाएगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में कॉमन भी आ जाएगा। 2 प्लस 2 एक बार और लिख देते हैं, चलो साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। यहाँ पे बेटा वो क्योंकि में लिखेंगे साइन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। साइन ए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 अपॉन कॉस ए आएगा। नीचे वाला कॉस ए ऊपर जाके sec ए में बदल जाता है, 2 sec ए। यही हमारे पास में राइट हैंड साइड दे रखी थी, यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव। ठीक है बेटा, ये इसका जो
ए वाला पार्ट था, अब इसका अथवा वाला पार्ट जो बी पार्ट है वो सॉर्ट आउट कर देंगे। वो भी काफी इजी क्वेश्चन है। साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। राइट साइड में आप लोगों को साइन और कॉस में ये टेन और कॉट में दे रखी है चीजें, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन करेंगे ए प्लस बी का, यहाँ भी ए प्लस बी का, एंड इनको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। टेकिंग एलएचएस साइड लेके चलते हैं। टेकिंग एलएचएस साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे बेटा। साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक ए इंटू ए सॉरी कॉस ए इंटू में सेक ए। तो सेक ए इंटू में साइन ए इंटू में कॉसेक ए और कॉस ए इंटू में सेक ए, ये तो दो के बराबर ही हो जाएगा निकल के। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये कॉस स्क्वायर ए को भी पास लेके आ रहा हूँ मैं। कॉस स्क्वायर ए ये हमें चाहिए नहीं, हम इनको टेन और कॉट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये बदल जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और ये हमारे पास 2 हो जाएगा निकल के। ये हम आगे ले जा चुके हैं साइन के पास, ये हमें चाहिए नहीं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सिमिलरली ये 1 के बराबर और मल्टीप्लाई में 2 है तो ये 2 हो जाएगा। ये भी आपस में 1 हो जाएगा प्लस बाकी ऊपर क्या बचा 1, ये 3 5 4 4 और 2 6 प्लस यहाँ पे बचा हमारे पास में टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, ये पीछे वाला टेन और ये कॉट। ये आ चुका है आप लोगों का 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। यही हमारा राइट हैंड साइड था, ये प्रूफ हो चुका है। काफी इजी क्वेश्चन था, देख भी सकते हो। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसके बराबर हमें प्रूफ करना था। अब हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को जो पार्ट नंबर नेक्स्ट है जिसको केस स्टडी कहते हैं पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं। वो काफ़ी शॉर्ट और इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन तो 5 वाले भी इजी हैं, लेकिन उससे पहले हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है। इंटर स्कूल रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन ओडिशा के प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक द्वारा किया गया था। रंगोली प्रतियोगिता का विषय दिवाली समारोह था, जहां छात्रों को गणितीय डिजाइन बनाना था। इस प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया और रंगोली की सुंदर डिजाइन बनाई। एक ऐसा डिजाइन नीचे दिया गया है, जहाँ पे हमारे पास में एक नीचे डिजाइन दे रखा है जो कि किसी एक स्कूल ने बनाया है ना। तो ये आप लोगों का केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो डिज़ाइन आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है। डिज़ाइन के बारे में जो नीचे दे रखा है डाटा वो देख लेते हैं। रंगोली ABCD में के रूप में चिन्हित वर्ग के आकार का है। जो ये ABCD है ये एक वर्ग के आकार का है, स्क्वायर के आकार का है। वर्ग की भुजा 40 सेंटीमीटर है, ये सभी भुजाएं 40 सेंटीमीटर होगी। इस वर्ग के प्रत्येक कॉर्नर पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चतुर्भुज बनाए गए, ये सॉरी चतुर्थांश बनाए गए हैं। चतुर्थांश मतलब जो वृत्त है यहाँ पे कॉर्नर पे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। एक चतुर्थांश बनाया गया है ये
ऐसे ही डी पे बनाया गया है, ए पे बनाया गया है चतुर्थांश, और बी पे बन रहा है। ए बी सी डी चारों कोने पर ये 4 चतुर्थांश बनाए गए हैं। अगर इन चारों चतुर्थांशों की बात करें तो ये मिलकर आप लोगों के एक वृत्त को फॉर्म कर देते हैं, एक वृत्त का निर्माण करते हैं बेटा। तो आगे देखते हैं, वर्ग के बीच में 20 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी बनाया गया है। ये 20 सेंटीमीटर व्यास का है, तो दैट मीन्स इसकी जो त्रिज्या है बेटा वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, वो बनाया गया है। अब आगे उपरोक्त क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। क्या आंसर है वो देख लेते हैं। वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना होगा? काफी सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 इंटू 40। तो ये हमारे पास दोनों की गुना करेंगे तो 4 चौक 16, ये 1600 आंसर आ जाएगा। स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं इसको। ठीक है, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इस टोटल वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ये वृत्त कौन सा दे रखा है? ये मध्य में बना हुआ वृत्त दे रखा है। चतुर्थांश तो अलग दे रखे हैं ना। तो वृत्त की बात कह रहा है, तो वृत्त बीच में बना हुआ था ये रहा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर की जगह 10 गुना 10, ये हो जाएगा 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस एक वृत्त का क्षेत्रफल हो गया है। अब बाकी देख लेते हैं। थर्ड वाले का क्या आएगा? यदि वर्ग ABCD के वृत्त और चारों चतुर्थांशों, अब वृत्त की बात करिए, और चारों चतुर्थांशों को काटकर निकाल लिया जाए तो शेष बचे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा वो ज्ञात करनी है। देखो बेटा, जो ये चारों चतुर्थांश हैं वो मिलकर एक दूसरा वृत्त का ही निर्माण करते हैं। तो दो वृत्त हो जाएंगे। चतुर्थांश, चारों चतुर्थांश मिलकर यहाँ पर लिख सकते हैं हम, चारों चतुर्थांश मिलकर एक वृत्त के बराबर क्षेत्र घेरते हैं। ठीक है बेटा, एक वृत्त के बराबर क्षेत्र घेरते हैं, तो इसलिए एक वृत्त और चतुर्थांश, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा? एक वृत्त और चारों चतुर्थांशों का 2 गुना में एक वृत्त, इससे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में सीधा सीधा 4400/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें केवल ABCD वर्ग का जो बचा हुआ भाग था उसका क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड में, हटाए गए वृत्त और चारों चतुर्थांशों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त का और चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल कितना आ रहा है जो यहाँ पर है? ये है 4400/7 सेंटीमीटर। थर्ड वाले पार्ट को अगर हम अथवा वाले पार्ट को करना चाहें तो इतना ही करना है, और अगर हमें अथवा के अलावा जो जो ऊपर वाला मेन पार्ट दे रखा है इसको सॉल्व करना है तो 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर में से ये 4400/7 घटा देना है। ठीक है, यहाँ पे इसको अभी और आगे सॉल्व करें तो 1600 में से 4400/7 इसको सॉल्व करना है। 7 छिंग 42, 7 एकम 7, 7 6 11, ये हमारे पास में आ चुका है, -4400/7। इनको घटाएंगे बेटा, 00 आ गया, 12 में से 4 जाएंगे तो 8 आएगा, और 10 में से 4 जाएंगे तो 6, 6800/7, ये इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके थर्ड वाले पार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट दे रखा है इसका आंसर तो ये है 6800/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर इसके अथवा वाले पार्ट की बात करें तो वो 4400/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्लियर हो गया था। ठीक है, बस ये इतना सा ही क्वेश्चन था, और आप लोगों के जो 4 मार्क्स हैं वो इजीली गेन कर पाओगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर 7 पर। ये हमारे पास 37 क्वेश्चन है।
यहाँ पर भी ऊपर हमारे पास में एक बता रखा है कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। तो ब्लड ग्रुप किसी व्यक्ति के रक्त के प्रकार का वर्णन करता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं पर विरासत में मिले एंटीजेनिक पदार्थों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर रक्त का वर्गीकरण है। रक्त के प्रकार भविष्यवाणी करते हैं कि रक्त चढ़ाने में कोई गंभीर प्रक्रिया होनी है या नहीं होनी है। तो यहाँ पर हमारे पास 50 लोग हैं एक नमूने के अंदर, जिसमें 41 लोगों का रक्त ओ टाइप है। यहाँ पे लिखेंगे बेटा ओ टाइप की बात करें तो यहाँ पे ओ ओ टाइप रक्त बराबर 41 ये 21 लोगों का है, और ए टाइप रक्त 22 लोगों का है, और बी टाइप रक्त हमारे पास 5 लोगों का है। और टोटल हमारे पास में जो व्यक्ति हैं, टोटल व्यक्ति हमारे पास 50 हैं। और जो ए बी टाइप का आएगा, क्योंकि हमारे पास ए बी टाइप वाला दे नहीं रखा, कह रखा है कि बाकी सभी लोग ए बी टाइप के हैं, तो इन दोनों को ऐड करें तो ये 43 हो जाते हैं। 43 और 5 48। तो ए बी के लिए हमारे पास 50 माइनस 48 आएंगे, तो ये 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है निम्नलिखित उपरोक्त जो आधारित ये होता है, इनके ऊपर जो निम्नलिखित क्वेश्चन है इनके आंसर देने हैं उपरोक्त सिचुएशन के आधार पर। क्वेश्चन नंबर, ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रायिकता से रिलेटेड है। ठीक है बेटा। तो क्या दे रखा है, यादृच्छिक रूप से चुने गए व्यक्ति का रक्त टाइप ओ होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ओ वाले कितने व्यक्ति हैं अपॉन में टोटल, ओ वाले कितने व्यक्ति हैं, यहाँ पर दे रखा है 21 अपॉन में टोटल। इसका आंसर आ चुका है 21 अपॉन में 50। तो किसी से भी नहीं कटेगा, ना 7 से ना 3 से, तो 21 अपॉन 50 आंसर हो गया इसका। इसी प्रकार यादृच्छिक रूप से चुने व्यक्ति का रक्त टाइप ए बी का होने की क्या प्रायिकता है। ए बी के कितने व्यक्ति हैं, 2 हैं। 2/50 लिखेंगे तो ये 1/25 आंसर आ जाएगा, कट करेंगे तो। ठीक है बेटा। अब है यादृच्छिक रूप से चुने गए व्यक्ति का रक्त न तो ए टाइप का है और न ही बी टाइप का है। ए और बी नहीं है तो कौन सा हो गया, ए बी हो जाएगा और ओ हो जाएगा, ये दोनों वाले। तो इनके टोटल कितने व्यक्ति हैं, ए बी और ओ के टोटल हमारे पास में 23 व्यक्ति हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 23/50 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही अगर यहाँ पे देखिए, यादृच्छिक रूप से चुने व्यक्ति का रक्त या तो ए या टाइप बी या टाइप ओ का होने की क्या प्रायिकता है। तो ये सभी टाइप होने की क्या प्रायिकता है, ए बी या फिर ओ, कोई भी हो सकता है। तो केवल ए बी को हटा देना है, ए बी के अलावा बाकी जो ओ ए बी हैं, तो ये 48 थे, तो 48 बटे इसका आ जाएगा हमारे पास में 50। 48/50 इसका आंसर आ गया। ठीक है बेटा। इनमें से केवल एक ही करना था, अथवा में है जो थर्ड वाला पार्ट, 2-2 मार्क्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं, इजीली आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है। काफ़ी जो केस स्टडी होती है काफ़ी इजी आती है एग्ज़ाम के अंदर भी, और काफ़ी छोटी भी होती है, इजीली आप लोग मार्क्स गेन कर पाते हो। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पर। ये क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ पर कुछ गमले दे रखे हैं और बोला हुआ है कि जो पहली पंक्ति है, यहाँ पे देखो पहली पंक्ति में गमलों की संख्या 2 है, यहाँ 2 है, दूसरी पंक्ति में 5 है, और तीसरी पंक्ति में 8 है। इसी प्रकार की अन्य पंक्तियां भी यहाँ पर लगाई गई हैं। फिर तो ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि ये एपी का क्वेश्चन है, यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है, 2 5 8 इनसे मिलाकर एक एपी बन जाएगी। ठीक है। और ज्ञात कीजिए कि 10वीं पंक्ति में कितने गमले होंगे। दैट मीन्स ए 10 की बात कर रहा है कि क्या आने वाला है, और 5वीं और दूसरी पंक्ति में रखे गमलों की संख्या का अंतर क्या होगा। 5वीं मतलब A5 और दूसरी पंक्ति में A2 की बात करें तो यहाँ पर 5 है ही, A5 कैलकुलेट करना है, दोनों का डिफरेंस करना है। ठीक है। यदि आहन 100 गमले रखना चाहता है तो इन सभी गमलों को व्यवस्थित करने के लिए कुल कितनी पंक्तियों की जरूरत पड़ेगी, वो हमें कैलकुलेट करना है। मतलब हमें n का मान कैलकुलेट करना है, और जो 100 गमले हैं मतलब
सभी इन गमलों को टोटल ऐड करेंगे तो SN हमारे पास में 100 दे रखा है। या फिर नीचे वाला एक क्वेश्चन है, यदि आहन के पास 12 पंक्तियों का स्थान उपलब्ध है तो वह कुल कितने गमले इन पंक्तियों में व्यवस्थित कर सकता है। पंक्ति हमारे पास में 12 दे रखी है, जैसे यहाँ पे कुल पंक्तियों की संख्या कैलकुलेट करनी थी, लेकिन यहाँ पे n का मान 12 दे रखा है तो हमें S12 का मान निकाल देना है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। ऊपर दिए हुए डाटा के अनुसार उत्तर करेंगे बेटा। ऊपर दिए डाटा के अनुसार 258 एक AP बनती है, एक AP बनती है। यहाँ D बराबर 5 - 2 बराबर 3 और A बराबर 2 है। ठीक है बेटा, फिर हम चलते हैं। ज्ञात करना है 10वीं पंक्ति में कितने गमले हैं, तो A 10। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करें तो A 10 बराबर A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D, तो A प्लस 9D। A का मान 2 है प्लस 9, D का मान 3 है। 2 प्लस 9 × 27 बराबर 29। तो ये हमारे पास इसका आंसर 29 आ चुका है। इसी प्रकार सेकंड की बात करें तो A5 माइनस A2 कैलकुलेट करना था, अभी बता चुका था मैं ऑलरेडी। A5 माइनस A2, तो A5 के लिए A प्लस 5 माइनस 1D माइनस A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, तो A प्लस 4D माइनस में A, ये भी माइनस का D हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा तो यहाँ पे हम 3D हो जाएगा। तो कैलकुलेट करना है 3 इंटू D, D का मान यहाँ पर 2 है, सॉरी 3 है, 3 3 9, तो दोनों का अंतर हमारे पास में 9 आ चुका है। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट है थर्ड वाला, SN का मान 100 दे रखा है, N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नीचे वाला और भी इजी है, SN N का मान दे ही रखा है तो नीचे वाला भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पहले ऊपर वाला ही कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास में SN हमारे पास 100 दे रखा है, जो दे रखा होता है उसी का मान फॉर्मूला लगाते हैं, N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर 100। N का मान हमें कैलकुलेट करना है, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा या फिर यहीं भी रहने देते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू A का मान कितना है, यहाँ पर 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस N माइनस 1 D का मान 3 है बराबर 100। ठीक है भाई, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा N इंटू 4 प्लस 3N माइनस 3 बराबर 200। इनको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो N इंटू ये 1 प्लस 3N बराबर 200, यहाँ पे 3N स्क्वेयर प्लस N माइनस 200 बराबर 0। अब इसको हमें सॉर्ट आउट करना है, N की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, क्या आने वाली है। जब 3 की और 200 की गुना करेंगे तो ये हमारे पास में 600 हो जाएगा। हमें इसको कुछ इस प्रकार से तोड़ना है कि उन दोनों की घटा हमारे पास में 1 आए, कुछ ऐसे नंबर्स की फॉर्म में तोड़ना है। 600 को कैसे तोड़ सकते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। तो या फिर हम इसे एक वो डिस्क्रीमेंट मेथड से भी कर सकते हैं, D निकाल के फिर वहां पर x का मान रख के, ये भी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो फैक्टर से देखते हैं इसको। यहाँ पर अगर हम इसका फैक्टर करना चाहें तो 24 और ये 25 दो फैक्टर्स के रूप में टूट जाएगा, जिनकी अगर हम इन दोनों को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और इन दोनों की गुना करेंगे तो 600 के बराबर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से 3N स्क्वेयर प्लस 24N माइनस 25
ये सॉरी ये प्लस का होगा, ये माइनस का आएगा, क्योंकि हमें प्लस का बड़ा चाहिए, प्लस चाहिए ना यहाँ पर। -200 बराबर 0। यहाँ से 3n कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा n-8। यहाँ से 25 कॉमन ले लेते हैं तो n माइनस यहाँ पे आ जाएगा 8 बराबर 0। 3n माइनस 3n प्लस ये 25 हो गया और n माइनस 8 बराबर 0। 3n प्लस 25 को 0 के बराबर रखेंगे और n माइनस 8 को 0 के बराबर। यहाँ से n का मान तो 8 आ गया और यहाँ से n का मान रखेंगे तो -25/3, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो n हमारे पास कितना है 8। अतः इसने बोला हुआ था कि 100 गमलों को रखने के लिए कितनी पंक्तियों की जरूरत पड़ेगी, हमें 8 पंक्तियों की जरूरत पड़ेगी 100 गमलों को रखने के लिए। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर इसके और में दे रखा था, ये काफी इजी क्वेश्चन है, ऊपर वाले से इतना सब कुछ नहीं करना था। इसमें केवल n का मान 12 दे रखा है, s12 कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके और वाला हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, अथवा वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है। s12 कैलकुलेट करना है तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये चीज कैलकुलेट करनी थी। n/2 मतलब 12/2, 2a 4 हो गया, प्लस 12 माइनस 1 तो 11 हो गया, डी का मान 3 हो गया। तो कट करूंगा इसे तो ये 6 आ गया, ये 4 प्लस 11 या 33, ये हो जाएगा 6 गुना में 37। आंसर आ जाएगा 6 सत्ते 42 का 2 का 6 18, 18 और 4 22, 222 इसका आंसर आ चुका है। ठीक है बेटा, तो यही हमारे पास में क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। जो ऑप्शन ये हमारे पास में केस स्टडी के 3 क्वेश्चन आए हुए थे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, कोई टफ नहीं होते हैं और ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम के अंदर भी इजीली कर देने हैं। ठीक है, अब हम 5 नंबर वाले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा है, छात्रों के एक समूह द्वारा इस इलाके में 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप एक परिवार के सदस्यों की संख्या के लिए निम्नलिखित आवृत्ति तालिका प्राप्त हुई। परिवार का आकार 1 से 3 और परिवारों की संख्या कितनी है 7 है, और 3 से 5 व्यक्ति हैं जिनमें परिवार में, वो 8 ऐसे परिवार हैं। 5 से 7 ऐसे परिवार हैं, 5 से 7 व्यक्ति हैं जिनके अंदर, वो 2 परिवार हैं। 7 से 9 व्यक्ति हैं जिनके अंदर, वो ऐसे 2 परिवार हैं। और 9 से 11 व्यक्ति हैं जिस परिवार में, वो एक ही परिवार है। ऐसा तो बोला हुआ है, उपरोक्त आंकड़ों का माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। वैसे एग्जाम के अंदर मोस्टली चांसेस होते हैं कि या तो माध्य पूछेगा या बहुलक पूछेगा। ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो मे बी यहाँ पे 2 भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस वही है कि माध्यक, बहुलक या फिर माध्य, कोई भी एक एक पूछेगा और अथवा में भी ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नीचे मैं टेबल लिख देता हूँ, पहले हम माध्य ही कैलकुलेट करते हैं। तो माध्य कैलकुलेट करने के लिए हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो इंटरवल दे रखा था CI लिखा 1 से 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11। FI हमारे पास 7, 8, 2, 2, 1 दे रखा है। FI कैलकुलेट करने के लिए जो CI इंटरवल था उनके मध्य वाली वैल्यू होती है, या फिर उन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग करो। 1 और 3 4, 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2, या फिर इनके बीच की वैल्यू भी 2 आती है, देख भी सकते हो। इनके बीच की वैल्यू भी 4 आती है, यहाँ पे हमारे पास 6 है, यहाँ 8 है, या फिर इनको वैसे भी देख सकते हो 5 और 3 8/2, 7 5 12/2, 6 आ गया, ये 16/2 8 आ गया, 9 और 8 20 हो जाएगा, 20/2 10 हो जाएगा। ठीक है, अब FI XI इनकी गुना करनी थी आपस में, 7 दूनी 14 हो गया, 8 चौक 32 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, ये 12 है, 10 एकम 10। इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये 20 आने वाला है, क्योंकि दे भी रखा है ऊपर 20 परिवार है, ये परिवारों की संख्या थी। इनको ऐड करेंगे तो 20 आएगा। अब इसको और ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हम इनको ऐड क्यों कर रहे हैं बेटा, माध्य हमारे पास होता है समेसन FI
एक्स आई अपॉन में समेसन एफ आई हमारे पास में यहाँ से आ चुका है, और ये और कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट आउट कर देंगे। करो ज्ञात करते हैं इनको हम। ये हमारे पास में 14 और 12 है, ये 26 हो जाएगा। 26 और जब 32 को ऐड करते हैं तो हमारे पास में 26 और 32 58 हो गया। 58 और 10 68 हो गया। 68 और 6 की बात करें तो 74 84। ठीक है बेटा, इनका जो जोड़ आ रहा है वो हमारे पास में 84 आ रहा है। ठीक है, और वापस से एक बार और ऐड कर लेंगे। 4 2 6, 6 और 2 8, 8 और 6 14 हो जाता है। 4 का आ गया, हासिल लगा 1 2 3 4 5, 5 और 3 8, 84। ठीक है भाई, तो आंसर यहाँ पे रखेंगे 84 बटे में 20। तो 2 से कट करूंगा मैं, यहाँ पर 10 आ जाएगा। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और ये एक पॉइंट लगा के सॉर्ट आउट हो जाएगा 4.2। ठीक है, ये तो इसका माध्य आ गया 4.2। अब हमारे पास में नेक्स्ट बोला हुआ है बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये हमारे पास फॉर्मूला है इनटू में H। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें F1 कैलकुलेट करना होता है। F1 जो सबसे बड़ा बारंबारता होता है वो हो जाती है, तो ये हमारे पास ये तो F1 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये वाली चीज यहाँ लिखनी नहीं है। तो ऊपर F1 8 हो जाएगा, और F0 इससे ऊपर वाला 7 हो गया। F2 की बात करें तो उससे नीचे वाला 2 हो जाएगा। ये F1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, इससे ऊपर वाला F0 हो जाएगा। F1 कैलकुलेट करते टाइम जो हमने कैलकुलेट किया था, ये माध्यक वर्ग है। माध्यक वर्ग, सॉरी माध्यक नहीं है, ये बहुलक है। बहुलक वर्ग है बेटा, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग के लिए हमारे पास 3 से 5 है। यहाँ पर जब हम L की बात करते हैं तो ये 3 आ जाती है, छोटी वाली लिमिट, और H की बात करते हैं तो दोनों का डिफरेंस 2 आ गया। इनका मान यहाँ पर रख देंगे। अब जो बहुलक है, काफी छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा है लेंथी नहीं है। 3 प्लस F1 का मान 8 माइनस F0 7, F1 का मान 8 गुना 2 8 दूनी 16 माइनस F1 गुना में H का मान 2 आ गया। 3 प्लस यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 9 घटाऊंगा 16 में से तो ये 7 आ गया गुना में 2। इसको सॉर्ट आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 बटे 7, एलसीएम लेके 7 या 21 बटे 2 बराबर 23 बटे 7। इसको पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। 7 या 21 पॉइंट 2 बचे 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 2 8 56 हो जाएगा, 4 0 7 पन्ना 35। ये हमारे पास में बहुलक का आंसर आ चुका है। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, बहुलक हो माध्य हो या माध्यक हो, कुछ भी निकालना हो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ।